सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुझे लग रहा है कि पहली रिकॉर्डिंग होगी क्वालिटेटिव रिसर्च की, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव रिसर्च पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। वो है इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च फॉर्म के रूप में इमर्ज हुआ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इथनोग्राफी, जिसमें कि दो शब्द निकल करके इसमें सामने आते हैं। एक तो है, नाम से ही स्पष्ट है, एक तो है इथनो और एक है ग्राफी। तो जब भी हम किसी भी रिसर्च को या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उसकी एटिमियोलॉजिकल मीनिंग को जान लें। एटिमियोलॉजिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि उसका जो कहाँ से एटिमियोलॉजिकली वो पैदा हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्योंकि जब हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। अब यदि आप देखें तो बेसिकली इथनोलॉजी का जो इथनो है वो इथनॉस शब्द है, इसके मूल में इथनॉस। तो इथनॉस का मतलब होता है लोग, मतलब पीपल। पीपल, इथनॉस मतलब पीपल। तो इथनॉस का मतलब है लोग, और लोग इसमें शाब्दिक अर्थ इथनॉस का पीपल है, लोग है। तुम लोग ऐसे करते रहोगे ना तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, बोल सकते हैं हम लोग क्लास में, ऐसा नहीं, चुप्पी नहीं है, बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर दे सकते हैं। कैमरा लग जाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग मृतप्राय क्लास को चुप 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 किए रहें, ऐसा नहीं करना है। जैसे क्लास होती है वैसे ही क्लास होगी। मेरा कॉन्शस होना समझ में आता है, आपका कॉन्शस होना नहीं समझ में आता है, तो आप कॉन्शस ना होइए। और ग्राफी का मतलब आप जानते हैं कि राइटिंग से है, जैसे जियोग्राफी है, कैलीग्राफी है। तो ग्राफी जहाँ आता है उसका मतलब हमेशा राइटिंग होता है, लिखने से मतलब होता है। तो अर्थ कुल मिला जुला के हो गया कि लोगों के बारे में लिखना, लोगों के बारे में लिखना। तो इथनोग्राफी का मूल अर्थ जो निकल के आता है, राइटिंग अबाउट पीपल, लोगों के बारे में लिखना। और जब इथनोग्राफी इमर्ज हो रही थी एक फॉर्म के रूप में, तो एक बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल इथनोग्राफर हैं वो ब्रानिलो मालिनोव्स्की हैं। और मालिनोव्स्की का बहुत ही क्लासिकल काम है, और उस क्लासिकल काम की भी हम लोग चर्चा आप लोगों के साथ इस पूरे सत्र में करेंगे। क्योंकि पीछे हम लोगों ने ग्राउंडेड थियरी समझ लिया है, और ग्राउंडेड थियरी हम लोग जान रहे हैं कि ग्राउंडेड थियरी क्या है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि संदर्भ बस कुछ आएगा तो उसको मैं दोहराऊंगा। तो ये इसमें जो है पैटर्न ऑफ बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि लोगों का अध्ययन है, इथनिक ग्रुप्स का अध्ययन है, तो सबसे पहला काम जो इसमें हम लोग करते हैं वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर को देखने की कोशिश करते हैं। व्यवहार का पैटर्न क्या है, व्यवहार का तरीका क्या है, किस तरह से व्यवहार हो रहा है, वो इथनोग्राफी में हम लोग देखते हैं। चूँकि इथनोग्राफिक रिसर्चेस कल्चर से जुड़ी हुई रिसर्चेस हैं, तो दूसरा काम जो इसमें होता है वो कल्चरल बिलीफ से उसका मतलब है कि किसी भी कल्चर स्पेसिफिक में बिलीव्स क्या क्या हैं, बिलीफ सिस्टम क्या क्या है उस इथनिक ग्रुप का, उस इथनिक समुदाय का। और जब बिलीफ सिस्टम हम जज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बिलीफ सिस्टम को हम सोशल इंटरेक्शन पैटर्न के लाइट में देखते हैं। सोशल इंटरेक्शन पैटर्न, चूँकि हम जानते हैं कि मीनिंग जो हम क्रिएट करते हैं, मीनिंग जो हम निकालते हैं, वो क्वाल रिसर्चेस में जो कंस्ट्रक्टिविस्ट
फिलॉसफी है जो कहती है कि मीनिंग बेसिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग सोशल सेटिंग में। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म उसको कहते हैं कि सोशल सेटिंग में जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं उससे अर्थ निकल करके आता है, उससे जो अर्थ निकलता है उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। तो कल्चरल बिलीफ्स के साथ साथ हम ये भी देखते हैं, चूँकि जो कल्चरल बिलीफ्स हैं वो बेसिकली कॉमन बिलीफ होते हैं उस जो नृजातीय समूह है, इसलिए उसको हम लोग ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ जो कल्चरल लॉजिक है उस पर्टिकुलर स्थान पर, उस कल्चरल लॉजिक को भी हम लोग जगह स्थान देते हैं, कल्चरल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। और कल्चरल लॉजिक के बाद आप देखेंगे कि जो एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुई है, वो शुरुआती हिस्सा रही है। इथनोग्राफिक रिसर्चेस ज़्यादातर जिन डिसिप्लिन्स में हुए वो शुरुआत में एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय था जिसको मानव विज्ञान आप लोग कहते हैं, समाजशास्त्र में खूब इस्तेमाल हुआ और समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी ने इसको बहुत मजबूती से गढ़ा। और अब तो ये हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, आजकल इथनोग्राफी के तर्ज पर नेटनोग्राफी भी चल रही है। नेटनोग्राफी समझते हैं आप लोग? नेटनोग्राफी का मतलब ये है कि अब क्या है कि जो ऑनलाइन समूह बन रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि ऑनलाइन समूह है, बात नहीं सामने देखिए, सामने देखिए, आपस में बात मत करिए। जो इथनोग्राफिक समूह है वो एक तरह से जो रियल सेटिंग में हम कल्चर में जो समूहों का अध्ययन करते थे, अब क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो फेसबुक पर आप देखते होंगे तमाम ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स हैं, तो उसको जैसे मान लो कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो आप एक रिसर्च ये कर सकते हैं, आजकल आप लोग डिसर्टेशन में रिसर्च का टाइटल ढूंढ भी रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर रिसर्च ये कर सकते हैं कि इंटरनेट पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित क्या क्या मटेरियल उपलब्ध है और कैसा परसेप्शन वो यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्ड कर रहा है। दिस में बी ए गुड काइंड ऑफ रिसर्च कि चूँकि अब परसेप्शन बिल्डिंग का काम पॉलिटिक्स में हो या कहीं भी हो, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आ गया है। अभी पूरा मूवमेंट सोशल मीडिया ने खड़ा किया है हालिया, जो जेनजी मूवमेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, जंतर मंतर पे जो अभी आंदोलन हुए हैं। तो मैं जो बात आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि अब जो समुदाय है वह समुदाय परंपरागत सेंस में ही नहीं कि कोई नृजातीय समूह है, कोई आदिवासी या जनजातीय समूह है, उसी का केवल अध्ययन नहीं, अब फेसबुक का भी एक समूह है। आप उनके इंटरेक्शन पैटर्न, किस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो ये मॉडर्न रूप है इथनोग्राफी का। तो इन सारे विषयों में हेल्थ साइंसेस, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत इथनोग्राफी का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे इथनोग्राफी इवॉल्व हुई है और क्या उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि कैमरे पर ना देखें, मुझको देखें आप लोग, क्योंकि आप लोगों के देखने से ही ये तय होगा कि मैं कैसा पढ़ाऊँगा। आप जैसे रेगुलर पढ़ते हैं वैसे आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज आप लोग एकदम शांत हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि और बार बार कैमरे को देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर कितने स्मार्ट लग रहे हैं कैमरे में, केवल वही देख रहे हैं। आप लोग सामने से हमको देखिए। हाँ, तो मालिनोव्स्की का नाम सबसे पहले, और मालिनोव्स्की को कंसीडर करते हैं कि वो एक तरह से इथनोग्राफी को बिल्ड करने वाले फादर ऑफ इथनोग्राफी के रूप में उनको कंसीडर किया जाता है, ब्रानिस्लाव मालिनोव्स्की को। अर्ली 20th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ मालिनोव्स्की। और मालिनोव्स्की का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, कई सारे कंट्रीब्यूशंस हैं, एक एक करके उन कंट्रीब्यूशंस की मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो जो ब्रानिस्लाव मालिनोव्स्की थे, उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मैंने ग्राउंडेड थियरी जब पढ़ाया होगा तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है उसकी चर्चा की थी। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पर एक तरह से उसको मजबूत किया और उसको स्थान दिया। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिना के रूप में हुआ।
और जो एक उन्होंने अपनी रिसर्च की एक जगह है पपुआ न्यू गिनी, है ना, पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी की जगह पर वहाँ एक आइलैंड है, टॉर्बिरेंड आइलैंड। तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने एक अपना रिसर्च किया और देखा कि लोग कैसे रहते हैं। तो अब जो आप जानते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन, जो कि हम लोग कई तरह के ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, एक तो है हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड है, एक ऑब्जर्वेशन है अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब गए देख लिया। दूसरा है कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग और कुछ चीज़ें तय करते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ इमर्ज होती है तो उससे उसको देखते रहते हैं। तो एक वो भी आप उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। और ये नए तरह का ऑब्जर्वेशन था जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था। और ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक क्रांतिकारी भूमिका इसने निभाई चीज़ों को देखने के नज़रिए को लेकर के। बहुत ही इसने पूरी की पूरी सोच बदल दी कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, उस सोच को एकदम बदल कर रख दिया। तो मेलिनोस्की ने क्या किया कि वो गया, वहाँ पर रहा, वहाँ की संस्कृति सीखी और न केवल संस्कृति सीखी, वहाँ के रीति रिवाज, भाषा, चूँकि संस्कृति तो भाषा भी है, वहाँ के कस्टम भी है, वहाँ के रीति रिवाज हैं, वहाँ का बिलीफ सिस्टम है, ये सब मिला करके संस्कृति का निर्माण होता है। तो मेलिनोस्की वहाँ गया और मेलिनोस्की जाके वहाँ रहा और रह करके उसने देखा कि संस्कृति की किस तरह से संस्कृति वहाँ की निर्मित है, क्या रीति रिवाज हैं। और उसने तो इस बात पर भी बल दिया कि आप जिस संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी भाषा भी सीखिए। ऐसा नहीं कि आप केवल रहे, जैसे ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम को किसी को ऑब्ज़र्व करना है, तो एक तो तरीका ये है कि वो आए और मुझसे परमिशन ले और कहे कि सर मैं ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ, पीछे बैठ गया, ऑब्ज़र्व कर लिया, चला गया। एक है कि वो कहे कि सर मैं इस क्लास का हिस्सा होना चाहता हूँ और मैं एक दिन नहीं ऑब्ज़र्व करूँगा, मैं लगातार कई दिन मैं पढ़ूँगा भी क्लास में। तो ऐसे क्या होगा कि वो विद्यार्थी भी बन जाएगा क्लास का और वो ऑब्ज़र्व भी करता रहेगा। बहुत सारे लोग तो गए इथनोग्राफी रिसर्च करने और जा करके वहीं शादी कर लिए और शादी करके उस समूह का हिस्सा भी बन गए और हिस्सा बन करके खूब बढ़िया उन लोगों ने अपनी रिसर्च की। तो वहाँ की भाषा भी सीखी उसने, पपुआ न्यू गिनी की, और भाषा सीखने के बाद उसने रिसर्च किया। उसका जो मामला था वो ये कहता था चीज़ों के देखने के दो पर्सपेक्टिव है बेसिकली। एक पर्सपेक्टिव को बोलते हैं हम लोग आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। ये ठीक आप लोगों ने सुन रखा होगा इटिक और इमिक अप्रोच, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो यही है ये आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। और आउटसाइडर पर्सपेक्टिव जो क्वांट रिसर्चेज में आप देखते हैं कि क्वांट रिसर्चेज में आप क्या होते हैं, क्वांट रिसर्चेज में कोई बाहर से आता है, आपको क्वेश्चनर देता है, आप क्वेश्चनर भर देते हैं और वो क्वेश्चनर जमा हो जाता है। आप के पास केवल रिटन डॉक्यूमेंट है, आप गए किसी का इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू लेके चले आए। दिस इज आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। ही वॉज फोकसिंग ऑन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव, इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। यही इटिक और इमिक अप्रोच भी है, यही इटिक और इमिक अप्रोच बोलते हैं, इटिक और इमिक। दिस इज द इटिक एंड इमिक अप्रोच। तो ये इस बात का समर्थक था कि चीज़ों को अंदर से ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सकता है, न कि चूँकि बाहर से जब आप देखते हैं तो आपका लेंस एक्सटर्नल लेंस होता है, आप अपने वैल्यूज़, अपने बिलीफ सिस्टम, उससे चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। जबकि आप अंदर से जब आप उस समूह का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको समझ में आता है
क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है, और जिस समूह का आप हिस्सा बनते हैं उसके पर्सपेक्टिव को समझने में, उसके पर्सपेक्टिव को जानने में आपको मदद मिलती है। तो उसको उसने कहा नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका ये इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव है, इसी से जोड़ करके उसने नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट दिया। नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले साल इलाहाबाद में कुंभ हुआ, आप सब लोग रहे होंगे। कुंभ के दौरान बहुत सारे लोग आए थे। तो कुंभ पे कई बार कई लोग सरप्राइज़ होते हैं कि भारत में महिलाएं इतना इतना घूंघट करके रहती हैं और यहाँ सार्वजनिक स्थल पर नहा रही हैं, ये कैसे है? अब ये यदि आप आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो नहाना नहीं है। यदि आप वेस्टर्न ओरिएंटेशन से देखेंगे तो लगेगा कि क्या बात है भाई, कई करोड़ लोग नहाने जा रहे हैं एक जगह। तो वो नहाना नहीं है, दैट इज़ अ होली डिप, पवित्र स्नान है। और ऐसा माना जाता है कि भाई आपने जहाँ कहीं भी पाप किए हैं कुंभ में नहा लिए तो। और पाप कौन से? दो तरह के पाप होते हैं। हाँ, ये दो तरह के पाप होते हैं। एक तो है जानबूझकर किया हुआ पाप, जैसे आप लोग मेरी क्लास में लेट आते हैं, मुझको डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो ये जानबूझ का किया हुआ पाप है, वो कुंभ में नहाने से नहीं जाएगा। अनजाने में आपसे कोई पाप हो जाए यदि, तो कुंभ में स्नान से अनजाने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये इनसाइडर पर्सपेक्टिव है। चूँकि हम लोग हर वर्ष माघ मेले में भी भीड़ देखते हैं, अर्धकुंभ में भी भीड़ देखते हैं। पिछला कुंभ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब इलाहाबाद के लोग कह रहे थे भाई अब मत आओ, अमृत ख़त्म हो गया है, तनिक भी नहीं बचा है। उसके बाद भी लोग नहा रहे थे। तो नहा नहीं रहे थे, देयर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेंस। जो इनसाइडर लोग हैं वही समझ पाएंगे कि क्यों नागा साधु कहाँ चले जाते हैं और अचानक आ जाते हैं। यदि आप उन नागा साधुओं की इथनोग्राफिक स्टडी करें कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो बहुत उनके लिमिटेड लोग होते हैं जो बातचीत करते हैं, और सारे लोग बातचीत भी नहीं करते हैं। आप सब लोगों ने नागा साधुओं को देखा होगा। और जब स्नान का दिन ख़त्म हो जाता है तो वो निकल जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं उसके बाद साल भर कहीं नहीं दिखता है। फिर जब कुंभ आएगा तो फिर आएंगे वो लोग। तो ये इनसाइडर पर्सपेक्टिव इस बात को समझाता है कि वाकई में उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। नहीं तो एक बाथरूम में नहाना और एक गंगा जी में नहाना दोनों एक ही तरह की चीज़ हो जाएगी। तो इस बात को समझते हुए मैलिनोस्की ने नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की वकालत की कि चीज़ों को देखने का, चूँकि हम जानते हैं ना वैल्यूज़ आर नॉट यूनिवर्सल। वैल्यू जो है वो समाज सापेक्ष होती है। हर समाज के अपने वैल्यूज़ हैं, वो यूनिवर्सल वैल्यू इस पर भी डिबेट फिलॉसफी में है। खैर, तो उसने एक काम किया 1922 में वो पब्लिश हुआ था, वो था एर्गोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। है ना, एर्गोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इसी काम में उसने नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, मैलिनोस्की ने तो किया ही। ये सब इथनोग्राफी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही फिलोसॉफिकल लेंस हो गए एक तरह से इथनोग्राफी को जानने और इथनोग्राफी को समझने के। इसका मतलब था हाउ पीपल सी देयर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया को लोग स्वयं कैसे देखते हैं, न कि बाहरी लेंसेज से। इसके अलावा उनके बिलीव्स, उनके मोटिवेशंस, उनका सिस्टम, उनका लैंग्वेज, वो क्या है, इन सब चीज़ों को उसने उस काम में देखा। और उन जो रोज़ काम हो रहा है वहाँ, उसको उनके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, उसके सांस्कृतिक संदर्भों में उसने इवेल्युएट किया। तीसरी बात है, दो बात अभी तक मैंने बताई। क्या क्या बताई बात? पहली बात बताई कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एक तरह से शुरुआत की ब्रेनो मालिनोस्की ने। दूसरी बात मैंने क्या बताई?
दूसरी बात मैंने बताई नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, एटिकेमिक अप्रोच। जो आप क्वाल और क्वान रिसर्चेस का जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो वहाँ एटिक और एमिक आप पढ़ते हैं, वही इनसाइडर और आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। दूसरी बात। तीसरी बात जो है मालिनोव्स्की जो है वो फंक्शनलिज्म जो थियरी है, इसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में भी की थी। तो फंक्शनलिज्म की थियरी का पक्षधर था, और फंक्शनलिज्म की थियरी के इम्पॉर्टेंट लोग कौन से हैं आप जानते हैं, बताइए। गुड। दर्खिम, टालकट पार्सन और मर्टन। मर्टन कौन? मर्टन वही मर्टन जो किसका गुरु था? ग्राउंडेड थियरी में बताया था ना, पीएचडी सुपरवाइजर था, हाँ, ग्लेजर का। तो ये मर्टन जो था इसने दो तरह के फंक्शंस भी बताए थे, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फंक्शन आप जानते हैं कि क्या होता है। मैनिफेस्ट फंक्शन, स्कूल का काम है पढ़ाना, स्कूल का काम है पढ़ाना। लेकिन लेटेंट फंक्शन क्या है? बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल नॉर्म्स, कोऑपरेशन, ये सब बच्चे सीखते हैं स्कूल से। तो उसको हम लोगों ने कहा है कि वो एक तरह से का लेटेंट फंक्शन है। जो कोई अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजता है? अपने बच्चों को लोग स्कूल भेजते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा, है ना, या पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा। पहले तो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, लेकिन अब ऐसा थोड़ा कम मानते हैं। तो जगह जगह एकेडमी खुल गई है ना, एकेडमी। हालांकि ये एकेडमी वो नहीं है जिस सेंस में एकेडमी खुली है, वो एकेडमी दूसरी थी, वो प्लेटो की एकेडमी थी, है ना। दो रहता था पहले फिलॉसफी में, एक तो ओरेकल होता था। ओरेकल जो होता था उसमें सोफिस्ट जो फिलोसोफर होते थे वो ओरेकल में जा कर के क्या करते थे? ओरेकल में जा कर के पैसा ले कर के शिक्षा देते थे। तो उनको बड़ा ख़राब माना जाता था, क्या ये तो नाश मार दिया शिक्षा का। लेकिन एकेडमी में पैसा नहीं लेते थे, तो प्लेटो की एकेडमी थी। अब तो हर जगह एकेडमी भी है और वो खूब पैसा भी लेते हैं, और प्राइवेट कोचिंग और वो सब चल ही रहा है आजकल विवाद कि प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहे हैं कि वो खाली पैसा ऐंठने की मशीन बन गए हैं। हाँ, तो फिर से मैं वापस आता हूँ जहाँ मैं था कि स्कूल का फंक्शन है कि वो बच्चों को एजुकेट करे सो दैट दे कैन बिकम गुड ह्यूमन बीइंग एंड एज वेल एज। तो कुछ एकदम बच्चे अब क्या है, स्कूल में जाते हैं बच्चे गाली भी सीख के चले आते हैं, तो गाली सीखने के लिए थोड़ी भेजा जा रहा है, छुपा हुआ फंक्शन है कुछ। हालांकि गाली सिखाना कोई फंक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि जो मुख्य उद्देश्य नहीं है शिक्षा का, वो सारी चीज़ें भी स्कूल में जाकर सीखते हैं, तो वो आपका लेटेंट फंक्शन हो जाता है। और मैनिफेस्ट फंक्शन जो कि एकदम क्लियर है कि इसी काम के लिए लोगों को स्कूल भेजा जाएगा। तो देखिए, जो दरखाइन था उसने, आप जानते हैं कि सोशल सॉलिडारिटी और ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसने दिया था। टालकट पार्सन ने कहा था कि जो एक स्कूल जो या इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं, फैमिली है, ये क्या है? दीज आर सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम है। और जब हम कहते हैं तो इस फंक्शनलिज्म का मतलब यह है कि सोसाइटी इज़ लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीता जागता मनुष्य की तरह या जीता जाता ऑर्गेनिज्म की तरह वो है, जिसके तमाम डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हमारा बॉडी है तो सर है, हाथ है, पेट है, पैर है, ये सब है। तो ये सब क्या है? बॉडी एक पूरा होल है और ये सब इसके पार्ट्स हैं जो कि एक साथ फंक्शन करते हैं तो बॉडी काम करती है। इन द सेम फैशन स्कूल है। स्कूल में क्या है? स्कूल में प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है, एकेडमिक स्टाफ है, को एकेडमिक स्टाफ है। अब आप कहें कि नहीं सबसे ज़रूरी तो स्टूडेंट और टीचर हैं,
तो पता चलेगा कि 9 बजे यदि आपका कोई एकेडमिक स्टाफ आके ताला न खोले तो सब लोग बाहर खड़े मिलेंगे। ठीक, तो जब सारा सिस्टम ठीक से काम करता है तो स्कूल ठीक से काम करता है। बॉडी है, बॉडी में हार्ट है, किडनी है, सब चीज़ें हैं, ये सब ठीक काम करती है तो बॉडी ठीक से काम करता है। नहीं तो एक भी चीज़ फेल हुआ तो हम लोग सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो समाज है, स्कूल है, फंक्शनलिस्ट थियरी कहती है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से जुड़े हुए सेंस में ये काम करता है। नहीं, ये तो अरस्तु का नहीं, ये तो फंक्शनलिस्ट थियरी है। ये इमाइल दरखाइम और टालकट पार्सन और ये सब लोग फंक्शनलिस्ट थियरी का, कई सारे सोशियोलॉजी में स्कूल है ना, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, तो ये फंक्शनलिस्ट है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कहता है कि जो कल्चरल प्रैक्टिस है और इंस्टीट्यूशन है वो एक तरह का इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, तभी यह समाज या कोई भी संस्कृति सरवाइव करती है और कोई भी संस्कृति चलती है। तो दोनों तरह के नीड्स, कहते हैं ना, बायोलॉजिकल ही तो फिजिकल है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाकर के कोई भी सामाजिक सिस्टम जो है वो ठीक से काम करता है। किनशिप सिस्टम हो गया, रिचुअल्स हो गए, ये सब इसमें शामिल है। तो ये बात थी तीसरी। अब बात करेंगे हम चौथी, और चौथी बात करेंगे लॉन्ग टर्म इमर्सन पर। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी काम था इसका। इसने कहा कि फील्ड में गए और चले आए। तो जब फील्ड में गए और फील्ड में गए और चले आए आप, तो इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप रुके नहीं फील्ड में, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। तो इसका मेलिनोस्की ने कहा कि जब फील्ड में आप जाते हैं तो लंबे समय तक फील्ड में रुकिए। लंबे समय तक रुकने का यह लाभ होगा कि आप बेहतर ढंग से संस्कृति को, बेहतर ढंग से वहाँ के रिचुअल्स को, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के हिडन नॉर्म्स को, क्योंकि जो एक्सप्लिसिट नॉर्म्स हैं वो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं, जो इम्प्लिसिट नॉर्म है वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो इम्प्लिसिट नॉर्म को भी हमको समझना है। तो एक्सप्लिसिट नॉर्म्स के साथ साथ इम्प्लिसिट नॉर्म्स, तो इम्प्लिसिट नॉर्म्स तब आप समझ पाएंगे जब आप लंबे समय तक उस संस्कृति के लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे। अब देखो, जो उसने पपुआ गिनी में काम किया था वो लगभग 7 साल रहा था, 1915 से 1915 से 1922 तक 7 साल रह करके उस संस्कृति का इसने अध्ययन किया, और उस संस्कृति को अध्ययन करके उसने अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट सबमिट किया, एकेडमिक रिपोर्ट जो है वो उसने सबमिट किया। तो और लॉन्ग टर्म इमर्सन में वो कहता था कि आपका फील्ड नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं इसको बताने में आपको बताऊंगा कई तरह का नैरेटिव फील्ड नोट, डिस्क्रिप्टिव फील्ड नोट, रिफ्लेक्टिव फील्ड नोट, कई तरह के फील्ड नोट्स होते हैं। तो ये फील्ड नोट पर इसका बल था, चूँकि आप जानते हैं कि उस समय तकनीक ने प्रोग्रेस कर ली थी हालांकि, लेकिन बहुत सहजता से रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग जैसे होती है कोई चीज़ की तो आदमी कॉन्शियस हो जाता है। जैसे आप ऐसे बैठे हैं, मैं कहूँ आपकी फ़ोटो खींचूंगा तो आप तुरंत थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे। तो ये एक डिफरेंस है। तो आपको बैठ करके ऑब्जर्व करो, तो डिटेल्ड फील्ड नोट्स के यह पक्ष में रहा और डिटेल्ड फील्ड नोट्स इसने बनाए, और कहा कि ऑब्जर्वेशन शुड नॉट बी रैंडम ऑब्जर्वेशन, the observation should be very systematic observations।
सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। बता ही चुका हूं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद और ये मतलब चाहे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, चाहे लॉन्ग टर्म इमर्सन हो, चाहे नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये सब गोल्ड स्टैंडर्ड इथनोग्राफिक के बने बाद में चलकर। और इथनोग्राफिक रिसर्च की जो खासियत है वो यही सब खासियत ही आपको पढ़ने को या जानने को मिलेगा। पांचवी चीज़ जो मैं मेलिनोस्की के काम में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसने हॉलिस्टिक अप्रोच को जगह दी। हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच को उसने बहुत स्थान दिया और कहा कि रिसर्चर को चीज़ों को तोड़ के नहीं देखना है, संपूर्णता में चीज़ों को देखना है। मतलब आप गए कहीं तो ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन देख रहे हैं और पॉलिटिक्स नहीं देख रहे हैं, सब एक साथ और समग्रता में देखना है आपको। ये सब सोशल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ये सब आपको समग्रता में देखना है। क्यों? क्योंकि यही एक तरह से आपको टुकड़ों में तोड़ के देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। चीज़ों को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, तब जाके अर्थ आपको ठीक। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ना, फंक्शनलिस्ट है ना, वो कह रहा है कि बॉडी में सब एक दूसरे से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। तो समाज के सारे ऑर्गन्स, स्कूल के सारे ऑर्गन्स, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सबको होलिस्टिकली देखना होगा। होलिस्टिकली नहीं देखे, इसीलिए हम लोग जाते हैं अस्पताल में तो जब नहीं डॉक्टर समझ पाता है तो कहता ना फुल बॉडी चेकअप लिख देता है। क्यों? क्योंकि होल है बॉडी, पता नहीं किस वजह से कौन सी चीज़ गड़बड़ हुई है, तो पूरा जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये थोड़ी सी बात मैंने आपको मेलिनोस्की की, देखिए हम लोग एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं और हम लोग सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एजुकेशनल सेटिंग में एथनोग्राफिक रिसर्च का क्या रोल हो सकता है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको दो तरह से पढ़ाया जा सकता था। एक तरीका तो यह था कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देता कि इथनोग्राफिक रिसर्चर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन समझना यह भी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक किन परिस्थितियों में और किसने उन कैरेक्टरिस्टिक को पैदा किया। तो मेलिनोस्की के बाद दूसरा व्यक्ति जो पांच काम हो गए इसके, दूसरा व्यक्ति जो आता है उसका नाम है फ्रांज बोयस। ये सब नाम आप लोगों को अभी सुने नहीं होंगे तो आप लोगों को, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, ये जेड है ना, फ्रांज, FRANZ, जेड को जी भी कहते हैं। तो फ्रांज और फ्रांज बोयस, BOAS, फ्रांज बोयस, ये जो है अमेरिकन था, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, और इसने भी, इसको हम लोग फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। और इसने बहुत ही शानदार बात कही। तो पहली बात इसके बारे में तो यह है कि ही इज़ अ फाउंडर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, और उसने एंथ्रोपोलॉजी को एक रिगरस एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में फादर इसको माना गया ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। और इसने क्योंकि इसने एंथ्रोपोलॉजी को एक रिगरस डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश किया। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अभी हरमीड की चर्चा मैं करूंगा, आपके साथ रूथ बेनेडिक्ट की चर्चा मैं करूंगा। इन सब लोगों ने एथनोग्राफी को एक पॉपुलर डिसिप्लिन, एक
ऐसा डिसिप्लिन जो कि जिस पर कि आप भरोसा कर सकते, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्चेस पे तो यही आरोप है ज़्यादातर ना कि ये जर्नलिंग है। जर्नलिंग का मतलब जैसे अखबार का पत्रकार जैसे लेख लिखता है वैसे ही इसमें कुछ भी लिख डालो सब सही है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिकली एक रिगरस डिसिप्लिन के रूप में बैठाने का काम जो है इसने किया। इसका जो मुख्य कॉन्सेप्ट था वह था कल्चरल रिलेटिविज्म का। ये सब इथनोग्राफी की विशेषताएं हैं। ये कल्चरल रिलेटिविज्म भी इथनोग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। तो यदि एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्चेस, तो आपको यही सारी विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी जिसकी मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है, हाँ कुछ पूछ रही हो क्या? हाँ पूछो। हाँ क्यों नहीं होते हैं, हर जगह ट्राइब्स हैं, हर जगह आइलैंड्स हैं। हाँ देखो, पहली बात तो यह समझो कि इथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब यह नहीं कि केवल ट्राइब्स पर रिसर्च होगा। किसी भी इथनिक समूह पर रिसर्च हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्राइब ही पर रिसर्च करेंगे तो ही इथनोग्राफी माना जाएगा। इसकी मैंने एटिमोलॉजी क्या बताई थी? राइटिंग अबाउट पीपल, है ना। तो क्या इथनिक समूह हो सकते हैं? जैसे वो ये सब इथनिक समूह हैं। जैसे कि आपने भारत में देखा होगा कि महिलाएं बहुत एनीमिक हैं, तो आप हेल्थ सेक्टर में यह काम हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको क्या क्या समस्याएं फेस करना पड़ता है एनीमिया की वजह से। तो वो एक ग्रुप हो गया, ऐसी महिलाएं जो एनीमिक हैं, दैट इज़ एथनिक ग्रुप। इस क्लासरूम में जैसे ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम लर्निंग स्टाइल की तुलना कर सकते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और एक प्राइवेट किसी कॉलेज के बच्चों का। ये दोनों एक इथनिक ग्रुप हो जाते हैं। तो डोंट कंफ्यूज कि इथनोग्राफी केवल ट्राइबल्स पे ही होती है। दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन, दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन। इथनोग्राफी अर्बन इथनोग्राफी होती है, तो अर्बन में तो कहाँ शहर में आप ट्राइब ढूंढने जाएंगे। रूरल इथनोग्राफी होती है। मैंने तो इथनोग्राफी का रूप ही बदल दिया, बताया कि मैंने नहीं, तमाम लोगों ने बदला है, वो मैं बता रहा हूँ कि नेटनोग्राफी हो गया है। अब कोई भी समूह है वो एक तरह से इथनिक ग्रुप है, उसकी ख़ास विशेषताएं हों, तो ये इथनोग्राफी हो गया। और कोई सवाल? तुम पूछ रहे थे कुछ। कैसे होगा? इंडिया में पूरे कितना इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति को बाहरी देश के व्यक्ति आके उनके स्टडी करना चाहे तो कर सकता है? नहीं कर सकता है। रीज़न क्या है कि कितने साल भारत की संस्कृति को अध्ययन करेगा वो? एक शर्त ये है कि वो रिसर्चेबल तो हो उतने समय में। आप हम लोग तो नेटिव हैं यहीं के, हम खुद इंडियन कल्चर पे यदि घूम घूम के पूरे देश में, इंडियन कल्चर इज़ नॉट अ सिंगल कल्चर, ये कई सारे धाराओं का समन्वय है आपस में। कौन सा इंडियन कल्चर है? खाली हिंदू कल्चर इंडियन कल्चर है? खाली मुस्लिम कल्चर इंडियन कल्चर है? खाली क्रिश्चियन कल्चर है? बौद्ध कल्चर है? पारसी कल्चर है? सारे कल्चर्स का समन्वय है। भारत तो सबका है ना, भारत में तो सब है। तो अब क्या है कि एक स्पेसिफिक आपको ऐसी जगह लेनी पड़ेगी जिस समूह को आप आसानी से अध्ययन कर सकें। आपका जीवन कितने वर्षों का है? आप 20 साल के बाद ही अध्ययन करने निकलेंगे और मान के चलते हैं कि 70 साल में मर जाएंगे। शतायु होने का तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन कहाँ 100 साल कितने लोग जीते हैं। तो कम समय है जीवन में, और खाली रिसर्च ही तो नहीं करना है जीवन में, उसको रिपोर्ट भी और भी काम है। तो इसलिए बहुत वास्ट एरिया लेना कभी भी रिसर्च की दृष्टि से। हाँ, आपने अब अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, खाली यही काम करेंगे, तो भाई आप चांस ले सकते हैं।
तब भी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग विषय है। और ये सवाल कि अमेरिका में ट्राइब होते हैं, कहाँ ट्राइब होते हैं और ट्राइब की क्या परिभाषा है, ट्राइब की कोई एक जनरल डेफिनेशन आप नहीं दे सकते कि यही जो भी समाज से थोड़ा सा अलग हट करके रह रहा है उसको सामान्यतया सामान्य भाषा में हम लोग ट्राइब कह देते हैं। तो बहुत सारे नृजातीय समूह हैं जो जंगलों के आसपास या उन सब जगहों पे रहते हैं। और ये बात कब की है? आज 21वीं सदी की बात नहीं है, ये 20वीं सदी के प्रारंभ की बात है। तो फ्रेंच बुआज भी 20वीं सदी में ही पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम आगे बात कर रहे हैं कल्चरल रिलेटिविज़म पर बात कर लें। तो कल्चरल रिलेटिविज़म को कहता है कि ईच एंड एवरी कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड ऑन इट्स ओन टर्म्स। बाहर का रिफ्लेक्शन ला करके मत आप देखने की कोशिश करिए, आप उसको उसके क्योंकि नो कल्चर इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ये एक बिलीफ जो है कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, जो एक जिसको हम लोग इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसको खारिज किया इसने और कल्चरल रिलेटिविज़म को कहा कि कोई कल्चर बेस्ट या कोई कल्चर वो नहीं है कि सुपीरियर है और कोई कल्चर इन्फीरियर है। कहा ये रिलेटिव टर्म है, ये कल्चरल रिलेटिविज़म। इसीलिए मैंने आप लोगों को ध्यान होगा कि जब मैंने क्वाल रिसर्च शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, जिसमें से मैंने ये बात बताई थी कि रियलिटी को देखने के तरीके को समझाया था मैंने। तो वहाँ मैंने बताया था ना कि रिलेटिविज़म है, सब्जेक्टिव रियलिटी है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव। जो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम के फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने कहा कि कोई सिंगल रियलिटी नहीं है। जो पॉजिटिविज़म और लॉजिकल पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म में एक सिंगल रियलिटी ढूंढे जाने का चलन था, उसको इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम ने खारिज किया। और कल्चरल रिलेटिविज़म उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक प्रमाणीकरण है। देखिए जो कोई भी कल्चर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, इसीलिए किसी भी कल्चर को आप इन्फीरियर या सुपीरियर ढंग से ना आके, उस कल्चर के अपने वैल्यूज़ हैं, अपने नॉर्म्स हैं और उसी सेटिंग में उसको जज किया जाना चाहिए। तो ये बात कही। तीसरी बात इनके लिए जो थी वो थी कि बहुत ही इन्होंने फील्ड वर्क को रिगरस, मैलिनोस्की की तरह ही रिगरस फील्ड वर्क की इन्होंने बहुत वकालत की। रिगरस फील्ड वर्क, अब बहुत ही रिगरस फील्ड वर्क, फास्ट हैंड फील्ड रिसर्च। जाइए स्वयं देखिए, नेटिव लैंग्वेज सीखिए और डिटेल्ड इथनोग्राफिक डेटा कलेक्ट करिए, उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करिए। तो उसने नॉर्थ अमेरिका में अपना एक काम किया था, वहाँ उसने बहुत रिगरसली डेटा कलेक्ट किया और उसने सब अपना काम किया। उसने बेसिकली 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ फील्ड अप्रोचेस की बात की थी, है ना। अगली बात, थके तो नहीं हैं आप लोग? तो 4 टाइप ऑफ फील्ड अप्रोचेस की बात इसने की, जिसमें कि सबसे पहला अप्रोच उसने लिया, उसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा। दूसरा अप्रोच इसने लिया, उसको उसने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहा। नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है। कल्चरल का मतलब कल्चर का, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज का, और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल का मतलब बायोलॉजिकल, ठीक है।
और चौथा आर्कियोलॉजी। ये 4 तरह के अप्रोचेस की बात उसने की। क्या? आर्कियोलॉजी, हाँ वही आर्कियोलॉजी जो आप लोग जानते हैं। क्या होता है आर्कियोलॉजी मतलब बताइए? और कोई बताए? कोई भी पूरा तत्व वाली चीज़ें हैं उसका अध्ययन, पूरा तत्व से इसका अभिप्राय है। पूरा तत्व विश्लेषण कहते हैं ना। आप लोग ये कौशाम्बी में बहुत अच्छी साइट है, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, है ना। यहाँ भी एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो आर्कियोलॉजी का काम होता है। BHU में भी आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट था। इसके अलावा इसने एक जो बहुत मज़ेदार काम किया वो तो 4 फील्ड अप्रोचेस हैं। इसमें बहुत हमको बात करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जान लीजिए और आप शब्द से समझ में आ रहा है कि वो क्या काम, कौन सा अप्रोच वो ले रहा है और क्या काम हो रहा है। तो उसने जो सबसे मज़ेदार काम किया, उसने क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक रेसिज्म का काम जो है उसका बहुत ही शानदार काम रहा। क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक रेसिज्म, अभी समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या है क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक रेसिज्म। अब साइंटिफिक रेसिज्म का मतलब है मिसयूज ऑफ साइंस। जैसे हम लोग अभ्यस्त है ना चीज़ों का मिसयूज़ करने के। जैसे नल हाइपोथेसिस जिस उद्देश्य से बना था, नल हाइपोथेसिस की ऐसी तैसी कर दी हम लोगों ने। इतना नल हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर दिया कि इररिलेवेंट चीज़ों पर नल हाइपोथेसिस बना के उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी। तो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस होती है। तो जिस उद्देश्य से फिशर ने उसको शुरू किया था, बाद में वो उसका खूब मिसयूज़ हुआ। तो ये मिसयूज़ ऑफ साइंस, तो उसने किताब लिखी। किताब क्या मतलब, उसका रिसर्च ही था द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, है ना। दी माइंड, कैपिटल से लिख लीजिए, माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, ये किताब का उसका नाम था। उसमें उसने जो रेशियल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको उसने एकदम उसकी धज्जियां उड़ा दी। रेशियल डिटर्मिनिज्म समझते हैं आप लोग? रेशियल डिटर्मिनिज्म, रेशियल डिटर्मिनिज्म का मतलब यह है, व्हाइट मैन्स बर्डन सुना है ना। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये गोरे लोगों का दायित्व है कि ये जो ब्राउन लोग हैं, जो असभ्य हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन, गोरे लोगों के सर पर यह बोझ है। वो अपने मन से बोझ ले लिया है, उसको कोई कह नहीं रहा है। बोझ है कि ये जो ब्राउन लोग हैं उनको क्या करना है, सभ्य बनाना है। ये है रेशियल डिटर्मिनिज्म। जब यह मान लिया जाता है कि एक ख़ास रेस जो है वो बहुत बुद्धिमान है या उसके अंदर बहुत ही खासियतों से भरा हुआ है, तो जो रुडयार्ड किपलिंग था उसको आप लोग जानते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक वाला भाई, तो वो रेशियल डिटर्मिनिज्म पर वो चल रहा था कि हम जो है, हमारे ऊपर बोझ आ गया है कि हम सबको क्या करेंगे, सभ्य बनाएंगे। ये लोग बड़े गंवार लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, और तो यही रेशियल डिटर्मिनिज्म है। इसको रिजेक्ट किया। तो सोचिए कि कितना ज़रूरी काम इसने किया। और उसने कहा कि जो रेस है, लैंग्वेज है और कल्चर है, ये सब इंडिपेंडेंट है ना। दीज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट। और उसने साइंटिफिक रिसर्चेस करने की वकालत की रेस थियरी को चैलेंज करने के लिए।
रेस थियरी को चैलेंज करने के लिए। जो 19th सेंचुरी में रेशियल क्लासिफिकेशन था, जो हायरार्किकल डिस्टिंक्शन था, उन सब को खारिज उसने किया, जो सोशल डार्विनिज्म। और बाद में एक नया मूवमेंट खड़ा हुआ जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, यूजेनिक्स मूवमेंट। यूजेनिक्स मूवमेंट का मतलब ये है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान जो है बुद्धिमान होगी तो क्या करो कि दो बुद्धिमान लोगों की शादी करा दो। जैसे सुकरात की एक बड़ी मशहूर कहानी है। सुकरात आप जानते हैं कि देखने में सुंदर नहीं थे। सुकरात जो है वो उतने सुंदर नहीं थे, तो एक सुंदर महिला उनके पास गई और उसने कहा कि सुकरात जी कितना अच्छा हो, क्योंकि सुकरात को कहा जाता था कि वाइज मैन, ही वॉज कंसिडर्ड एज द वाइज मैन। सोफिस्ट उस समय थे, तो सोफिस्ट ये कहते थे कि भाई हम लोग, सोफिस्ट अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे, लेकिन सोफिस्ट भी सुकरात से पूछे कि सुकरात यह बताइए आप कि हम तो अपने विद्यार्थियों को ओरेकल में पढ़ाते हैं, लेकिन जब भी मैं पूछता हूँ कि हु इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ, तो सब कहते हैं कि सुकरात इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। तो सुकरात ने कहा कि, उसने पूछा कि भाई क्यों कहते हैं आपको वाइजेस्ट मैन? तो सुकरात ने कहा कि भाई वो तो आपके शिष्य बताएं, आप बताएं, लेकिन एक बात जो मुझको समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि मैं कहता हूँ कि जितना मैं जानता जाता हूँ मुझको लगता है कि कितना कम मैं जानता हूँ, और आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। एक यही अंतर है जो कि, तो खैर जो कहानी में बता रहा था वो आपको सुकरात की। तो सुकरात के पास सुंदर महिला गई, कहे कि ऐसा है कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो लेकिन बुद्धिमान बहुत हो, और मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, तो क्यों ना हम दोनों लोग शादी कर लें जिससे कि हमारा लड़का बुद्धिमान और सुंदर पैदा हो। तो सुकरात मुस्कुराए, कहे यदि इसका उल्टा हो गया तो? लड़की भी तो ये तो सुकरात से पूछना पड़ेगा ना। देखो वेस्टर्न फिलॉसफी में वो उनकी पत्नियों का जिक्र नहीं है, सुकरात की पत्नी का जिक्र आता है, लेकिन हास्य के लिए। किसी की पत्नी का नाम सुना है? प्लेटो की वाइफ का, अरस्तु की वाइफ का, किसी का? कोई 4 शादी किया, तो कोई किसी बच्चा डूब के मर गया पानी में, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, इसी तरह की समस्या रही। भारत की तरह नहीं था कि ऋषि के साथ उसकी पत्नियां भी रहती थी और वो भी विदुषी हुआ करती थी। आप मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सबसे बड़ा डिबेट माना जाता है। उसकी जज जो थी वो एक स्त्री थी और उनकी पत्नी थी। तो भारत में पत्नियों का जिक्र आता है और भारत में फीमेल फिलोसोफर्स भी दिखती हैं, लेकिन वेस्ट में आपको बेनेडिक्शन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन तक की फीमेल फिलोसोफर कोई आपको नहीं मिलेगा। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो स्त्रियों को या तो जगह नहीं मिली हो, एक, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हाशियाकरण कर दिया गया है, स्त्रियों ने भी काम किया लेकिन उनको महत्वपूर्ण जगह नहीं दी गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में ऋषि यदि जंगल में रहता था तो शादी करता था और विवाह, शादी नहीं विवाह करता था और पत्नी साथ रहती थी, और पत्नी जो है गुरु की पत्नी को गुरु माता का दर्जा प्राप्त होता था। वो बाकी चीज़ों का ध्यान रखती थी और वो भी विदुषी हुआ करती थी और चीज़ें पढ़ाती थी। तो आप जाके पता करिए कि भाई कैसे हमारे यहाँ एक व्यवस्था रही जिसमें स्त्रियों को एक विशेष किस्म के या हर तरह के अधिकार मिले। लेकिन वेस्ट में जो कि अपने आप को कहता है कि हम लोग को ऊपर जिम्मेदारी है कि सबको हम लोग सभ्य बनाएं, उनके यहाँ यू विल रेयरली फाइंड। बाद में चल करके तो कई सारे नॉवेल राइटर्स जो हुए, जैसे जॉर्ज एलियट, वो पुरुष के नाम से लिखा, स्त्री थी, क्योंकि यह माना जाता था स्त्री का लिखा कौन पढ़ेगा और स्त्रियाँ लिख कहाँ सकती हैं। तो ये है, खैर विषयांतर हो रहे हैं हम लोग। तो रेसिस्ट थियरी को एक तरह से इसने चैलेंज किया और एंटी रेसिस्ट स्कॉलरशिप इसने पैदा की। अब बाद में चल कर तो आप लोग हिटलर के समय तो जानते हैं कि वो तो एकदम
नाजी रेशियल आइडियोलॉजी ही बना ली थी उसने कि जर्मन पीपल आर ग्रेट पीपल, मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, इस टाइप के नारे, जैसे अभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चल रहा है। तो ये फ्रेंच बोयस का कंट्रीब्यूशन था। और अब आगे बढ़ें यदि आप लोग कहें तो, या मार्गरेट मीड बता दें या इतना ही रहने दें? गर्मी बहुत है तो चलिए मार्गरेट मीड, अब अगले क्लास में मार्गरेट मीड के कंट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि मार्गरेट मीड उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।